हेलो गाइस, स्वागत है वापस से आपका मेरे इस न्यू वीडियो में और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल देवेंद्र क्लासेस में। तो गाइस, अभी हम संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम बात करने वाले हैं संविधान में अगली कड़ी में आने वाली लोकसभा के बारे में। हमने पिछले वीडियो में संसद के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में ऊपरी तौर पे बताया था। लेकिन मैं आज आपको डीपली बताने वाला हूँ लोकसभा के बारे में, क्या प्रोसेस होती है, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और किस लिए लोकसभा बनाई गई और क्या क्या इनके काम है, क्या योग्यता है, क्या कार्यकाल है, वो सभी मैं अपने डिटेल में ले जाकर कोशिश करूंगा आपको समझाने की और आपको याद कराने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा की। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में विधायी शक्तियों में तीन चीजें हैं। क्या क्या है? तीन चीजों में पहली आती लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों का अधिकार है, तभी किसी भी तरह से कोई भी संविधान में विधेयक, कानून बनता है और कोई भी नियम लागू होता है। तीनों अपनी सहमति जब व्यक्त करते हैं तभी। तो उसी तरह से लोकसभा की इंपोर्टेंस क्या है? तो लोकसभा जो है वो है जनता का सदन। क्या है लोकसभा? सबसे पहले बता दूं, ये क्या है? एक तो निचला सदन है, निचला सदन है, और एक क्या है? जनता का सदन है, जनता का सदन। देखिए गाइस, क्या है, हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकसभा को जनता का सदन कहा है और निचला सदन है। देखिए, इसके दो कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो यह है कि राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, वो विचलित नहीं होती, यानी कि वो बनी रहती है हमेशा, उसका विघटन नहीं होता। जिस तरह से लोकसभा का 5 साल में विघटन हो जाता है, या बहुमत नहीं मिलने पर, या प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के कहने पर विघटन हो जाता है, उसी तरह से राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। उसमें क्या होता है? उसमें हर 2 वर्ष में 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं और उनको हटा दिया जाता है और फिर चुनाव करा लिया जाता है और फिर दूसरे लोग आ जाते हैं। लेकिन लोकसभा क्या है, कभी भी विघटित हो सकती है राष्ट्रपति के कहने पर, या प्रधानमंत्री के बहुमत नहीं मिलने पर, या फिर जब भी 5 साल पूरे होते हैं तब विघटित हो जाती है। तो उसी तरह से ये निचला सदन है और जनता का सदन है, क्योंकि हर व्यक्ति डायरेक्टली इसको अपने सांसद चुनता है और वही सांसद जाकर वहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं उस क्षेत्र का और पीएम बनाते हैं उनमें से एक व्यक्ति को। क्योंकि हमारे संविधान ज्ञाताओं ने कहा कि जब संविधान बन रहा है तो उस समय जो जनता है उसी का लोकतांत्रिक हमारा देश है, जनताओं का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करने के लिए सांसद बैठे हैं। तो हमारे यहाँ पर जनता की ज़्यादा वैल्यू है, यानी कि जनता का ज़्यादा अधिकार है। उसी को आधार मानते हुए इन्होंने कहा, कानूनविदों ने, संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमें जनता के पक्ष में वोट रखना चाहिए और जनता को एकाधिकार ज़्यादा देना चाहिए। उसी के आधार पर लोकतंत्र में लोकसभा को इम्पोर्टेंस दी गई और इनको ये इम्पोर्टेंस दी गई कि कोई भी धन विधेयक होगा, या वित्त संबंधित कोई विधेयक होगा, या संविधान संशोधन कोई विधेयक होगा, तो उसका अधिकार स्पेशल किसको दिया गया? लोकसभा को। उसका काम किसको दिया गया? लोकसभा को दिया गया, क्योंकि ये जनता द्वारा चुन के आई गई। तो इसलिए इसको ये इंपॉर्टेंस है। लेकिन इंपॉर्टेंस इसलिए कम है, ये स्थायी सदन नहीं है। सभा जो है आर्टिकल 81 के तहत है। मैंने आपको याद कहा था, आप सरल याद कर लो, हमारी जो क्लास है वो क्या है? सरल। स से क्या हो गया? स से क्या हो गया? संसद, यानी कि 79 आर्टिकल। रा से राज्यसभा यानी कि 80, और ला से हो गया लोकसभा यानी कि 81। तो ये याद रखना आपको कौन सा है? आर्टिकल 81 में हमारे लोकसभा का वर्णन है। उसके बाद में क्या होता है, बता दूं कि आज जो वर्तमान में 552 सीट है वो पहले नहीं थी। वो कितनी थी? वो थी पहले 500 सीट। कितनी थी? जब मूल संविधान बना उस समय हमारे संविधान में मात्र लोकसभा की 500 सीट थी। क्यों थी? क्योंकि भैया उस समय हमारे देश में मात्र 32 करोड़ के समथिंग जनता थी। कितनी थी? 32 करोड़ के समथिंग। अब 32 करोड़ जनता थी तो आप 2-4 हजार सीट तो ला नहीं सकते ना, कम ही सीट लाएंगे। जब घर में व्यवस्था ही नहीं है तो फालतू सीट लगाने से मतलब क्या? तो वही बात थी, इसलिए उस समय पर सीट कम रखी थी, फिर बाद में इनको ऐड कर दिया गया। वर्तमान में कितनी सीट हो गई है? वर्तमान में सीट है 552। क्या 552 सीट पे लोग बैठते हैं? क्या सांसद इतने बैठते हैं? नहीं बैठते हैं। फिर क्या है? देखो समझाता हूँ। हमारे संविधान में 552 सीट का वर्णन वर्तमान में है, लेकिन वर्तमान में सीट भरी हुई है कितनी? 543। वर्तमान में 543 543 सीट से भरी है जिन पर सांसद बैठे हैं। अब इसमें क्या क्या है? इसमें देखो ऐसा है, इसमें 530 जो सीटें हैं वो है राज्यों की, जो राज्य है उनकी, राज्य की। उसके बाद में 20 सीट जो है वो काय की है? यूटी की है। यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली है, पुडुचेरी वगैरह, इनको अधिकार है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में जो 2 सीट थी वो थी एंग्लो इंडियन की। काय की थी? एंग्लो इंडियन। जब हमारा संविधान 84वां संविधान संशोधन जब 2001 में हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि 2020 तक सीट फिक्स रहेगी, सीट फिक्स रहेगी। फिर क्या करा? मोदी जी सरकार आई, उनने कहा भैया अंग्रेज गए, अंग्रेजी हटाओ। क्यों करें अब उसको? सही बात है। तो उनने कहा भैया इनको हटाओ, एंग्लो इंडियन को हटाओ। एंग्लो इंडियन कौन थे? एंग्लो इंडियन वो लोग थे जो पहले से ब्रिटिश की नस्ल के हैं और यहाँ पे रुके हुए थे, तो उनके लिए भी अधिकार दे दिया था। हमारे देश के लोग ऐसे नहीं है, हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, तो इनको भी अधिकार दे दिया, 2 एक सीट दे दी, तुम भी बैठ जाना। तो एंग्लो इंडियन जो थे, इनको हटाने के लिए हमने क्या करा? 104वां संविधान संशोधन करा। मोदी जी ने कहा भैया इनको हटाओ, इनकी आवश्यकता अपने को नहीं है, हटाओ।
104वां संविधान संशोधन करा 2020 में और एंग्लो इंडियन को हटा दिया। ये किस आर्टिकल के साथ? आर्टिकल 331 में था एंग्लो इंडियन का अधिकार। तो इन चीज़ों को हमने हटा दिया। तो आपको सीटों का गणित समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें भैया आरक्षण भी दिया होगा, क्योंकि जो हमारे BR अम्बेडकर जी थे उनने अच्छी लंबी लड़ाई लड़ी थी आदिवासी और हरिजनों के लिए, जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए। तो उसी के आधार पर संविधान में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। आरक्षण में क्या है, तो हमारे यहाँ पे ST की सीट दी गई, कितनी दी गई? 47। ये रिजर्व है कि इतने ST होना ही चाहिए। उसके बाद में SC की सीट दी गई, कितनी दी गई? 84। ये भी रिजर्व है। ST SC की सीटें इतनी रिजर्व की गई। तो आपको इनसे रिलेटेड ये चीज़ें आपको याद रखना। ये जो सीटें हैं ये किस आर्टिकल के तहत है? तो ये 330 के तहत है, जो मैंने आपको भाग में पढ़ाया था विशेष अधिकार से रिलेटेड जो है आरक्षण वगैरह। तो ये आपको याद रखना है, विशेष चीज़ें हैं जो मैंने सीट के बारे में आपको समझा दी। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इसका हेड कौन होता है। क्योंकि अगर कोई भी सदन बैठता है, कोई भी सभा है, तो उसका हेड होना आवश्यक है। तो हेड होता है इसका एक अध्यक्ष। क्या होता है? एक होता है अध्यक्ष होता है, और एक होता है इसका उपाध्यक्ष। क्या होता है? उपाध्यक्ष। देखिए अध्यक्ष के बारे में बताता हूँ। अध्यक्ष क्या होता है? अब आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि भैया अध्यक्ष है तो ये विशेष स्पेशल आदमी है ना, अलग से आता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो अध्यक्ष होता है वो भी जो मंत्रिपरिषद होती है ना, जो संसद में लोकसभा में जो लोग बैठे हैं, जो मंत्रिपरिषद है, उसमें से एक व्यक्ति को उठा के बना दिया। अब आप तो जानते होंगे कि संसद को विशेष अधिकार है 105 के तहत, आर्टिकल 105 के तहत, जिसमें यह अधिकार है कि वहाँ की जो कानूनी कार्रवाई होगी उसको न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दे सकता। अब ये अधिकार, विशेष अधिकार संसद को है। तो इसके तहत क्या होता है कि वहाँ कार्रवाई में उठा पटक होती रहती है, वहाँ के सांसद लड़ते चिल्लाते रहते हैं। तो इनको तो ये चीज़ है। अब इसीलिए वहाँ पर उन सब ने निर्णय लिया कि इसमें से एक को बना देते हैं हेड। क्या बना देते हैं? हेड बना देते हैं। अब हेड बनाने के लिए उनने हेड बनाया। हेड किसे बनाया? तो हेड बनाया एक अध्यक्ष को। किसको? एक अध्यक्ष, और वो उसी में से चुना हुआ व्यक्ति होता है। जिस तरह से अदर सांसद होते हैं वो भी वही व्यक्ति होता है। अब अध्यक्ष बनने के लिए वो कोई अलग से कोई भी शर्त, नियम, कानून नहीं रखता है, और ना ही अलग से वो शपथ ग्रहण करता है। अध्यक्ष उन्हीं व्यक्तियों में से चुनकर एक व्यक्ति को बनाया जाता है। अब अध्यक्ष के कुछ विशेष अधिकार होते हैं, उनके बारे में आपको बताता हूँ क्या होते हैं। तो देखिए अध्यक्ष क्या होता है? जो सांसद है, जो अदर मंत्री है, उनमें से एक व्यक्ति होता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। अध्यक्ष को विशेष अधिकार होते हैं। अध्यक्ष का क्या काम है? पहले तो आपको बता दूं, अध्यक्ष का जो नियम आया वो 1919 के एक्ट से आया। कहाँ से आया? 1919 के एक्ट आया। उस समय विशेष परिषदें वगैरह बनाई जाती थी, वहाँ पर हेड बनाए जाते थे, उसी से अध्यक्ष का प्रावधान लिया। अब हम बात करते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। तो अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है और त्याग पत्र जब ये देते हैं तो कौन को देते हैं? तो अध्यक्ष देता है उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देता है अध्यक्ष। इनने आपस में कर लिया कि भैया तुम हमको दे देना, हम तुमको देते हैं। इसको अगर छोड़ना है पद तो इसको दे देना, और इसको देना है तो इसको दे देना। मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष अध्यक्ष, एक के एक ये दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं पहला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। तो पहला जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना था, तो पहला जब बना था वो कौन था? पहला अध्यक्ष था जब अंग्रेजों के ज़माने में, जब 1919 में बने थे, उस समय की बात कर रहा हूँ। उस समय कौन? फ्रेडरिक व्हाइट। और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है गाइस। तो जब अध्यक्ष 1919 में बने, जब अध्यक्ष कौन था? फ्रेडरिक व्हाइट था, और उपाध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा। जब हम अंग्रेजों का अधीन थे तब की ये बात कर रहा हूँ। उसके बाद में जब हम स्वतंत्र हो गए, हमारा संविधान बन गया, तो हमारी पहली लोकसभा कब बनी थी? हमारी लोकसभा 17 अप्रैल 1952 में हमारी पहली लोकसभा बनी। उस समय हमारा अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष था, आपको पता होगा, JV मालवनकर, गणेश वासुदेव मालवनकर। ये तो सबको याद रहता है, लेकिन आपको ऊपर वाला भी याद रखना है। उसके बाद में उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष था हमारा अनंत आयंगर। ठीक है गाइस। तो ये आपको विशेष याद रखना है कि जब हमारा अध्यक्ष बना 1919 में, जब देश आज़ाद नहीं था, उस समय फ्रेडरिक व्हाइट था और उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा था। ये क्वेश्चन क्या है, PSC लेवल के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और अब 17 अप्रैल जब 1952 हमारी जब पहली लोकसभा स्थापित हुई थी, उस समय कौन था? अध्यक्ष JV मालवनकर था, और उपाध्यक्ष था अनंत आयंगर, हमारे उपाध्यक्ष थे। तो ये आपको विशेष याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं कि अध्यक्ष को और भी क्या विशेष अधिकार प्राप्त है। अब देखिए होता क्या है, अध्यक्ष को विशेष अधिकार प्राप्त है। इसके तहत अध्यक्ष किसी भी लोकसभा की मीटिंग में, सदन में जो भी सभा होती है, उसमें वोटिंग नहीं करता। अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष की हमने बात कर ली, और भी हम बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि इनको चुना कैसे जाता है। कोई भी व्यक्ति सांसद बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं योग्यता की। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए अगर आपको भी अध्यक्ष बनना है, या नहीं उपाध्यक्ष बनना है, या सांसद बनना है। तो पहले तो आपकी एज 25 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। और इससे वर्ष से जो ऊपर बना है, यानी कि सांसद बना, और सांसद बना वही क्या बनेगा? PM बनेगा।
तो कौन बनेगा? जो 25 वर्ष से ऊपर। और पीएम भी कौन बनेगा? उनमें से एक व्यक्ति को चुन के पीएम बनाएंगे, तो वो पीएम बनेगा। उसके बाद में दूसरा क्या हो, वो भारत का नागरिक हो। ऐसा नहीं हो कि अमेरिका को उठा लिया और उसको बना दिया भैया पीएम बना दिया सांसद, वो भारत का नागरिक हो। पहली बात ये है। उसके बाद में तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है वो लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या होता है? देखो भैया, लाभ का पद ये है, चाहे तुम कितने पैसा कमाओ, कितने बिजनेस करो, कोई मतलब नहीं, बस तुम सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। तुम्हारा क्या, सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, सरकार के अंदर में कोई भी लाभ का पद पे तुम नहीं होना चाहिए, यह बात की गई है। इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। उसके बाद में तुम पागल नहीं हो। पागल को पीएम बनाएगा तो वो क्या करेगा? उसके बाद में दिवालिया नहीं हो। दिवालिया क्या होता है? जिसका दिवाला निकला है वो दिवालिया होता है। दिवालिया क्या होता है? देखो, दिवालिया ये होता है कि किसी व्यक्ति ने लोन लिया, भर भर के लोन लिया, किसी बैंक से लिया, किसी संस्था से लिया, लोन लिया, लेकिन वो चुका नहीं पाया। उसके पास संपत्ति नहीं थी, चुकाए कहाँ से? अब चुका नहीं पाया तो उसको दिवालिया घोषित कर दिया बैंक ने, जैसे विजय माल्या वगैरह आपने सुना होगा। तो ये लोग हो गए दिवालिया। तो दिवालिया क्या करेगा? अब उसको पीएम बनाओगे तो वो क्या देश चलाएगा क्या? वो पहले कर्जा लेगा और अपने कर्जा चुकाएगा और आराम से राज करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया नहीं होना चाहिए, पद पर नहीं होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। तो योग्यता क्या हो गई, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका कार्यकाल क्या होता है। क्या होता है? कार्यकाल। कार्यकाल यानी कि टाइम। तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कोई भी लोकसभा का जो व्यक्ति बनेगा, अध्यक्ष बने, चाहे उपाध्यक्ष बने, चाहे वहाँ पर सांसद बने, तो उसका कार्यकाल है 5 वर्ष। उसके बाद में ये सभी किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। उत्तरदायी का मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति लोकसभा में बैठ रहा है वो एक संयुक्त रूप से सम्मिलित है, उसमें किसी एक की मर्जी नहीं चलती है, उनमें सभी का अपना अधिकार चलता है। अगर कोई पार्टी बन के बैठती है, जैसे बीजेपी की सरकार बन गई, अब बीजेपी की सरकार वर्तमान में चल रही है, तो हर व्यक्ति का यानी कि हर मंत्री परिषद का अपना उत्तरदायित्व है और उनको सहमत होना पड़ता है। अगर कोई सहमत नहीं है तो वो बाहर हट जाए या फिर पद छोड़ दे, सीधी बात है, यहाँ पर सहमत होना ही है आपको। तो यहाँ पर क्या है, वो सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, सरकार के प्रति उत्तरदायी है। और उसके बाद में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति कार्यकाल रहता है 5 वर्ष रहता है, इसके बाद में क्या होता है, 5 वर्ष से पहले भी छोड़ सकते हैं। अगर उसको विशेष बहुमत नहीं प्राप्त है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं है, तब तक उसको फिर उस समय छोड़ना पड़ता है। जब तक विश्वास मत प्राप्त है तब तक वो सरकार में है, तब तक उसकी सरकार है। जिस दिन विश्वास मत खत्म, छोड़ना पड़ता है। तो ये चीज़ है। अगर इसके बीच में अगर पीएम की डेट हो जाती है या वो निष्कासित होता है, पद छोड़ता है, तो जो पूरी लोकसभा है, जो पूरी मंत्रिपरिषद है, उसको भी निष्कासित होना पड़ता है, उसको भी अपना पद छोड़ना पड़ता है और लोकसभा भंग हो जाती है। तो ये चीज़ें भी है, ये भी आपको याद रखना। उसके बाद में क्या होता है कि एक बात होती है आपातकाल की। आपातकाल में क्या होता है? आपातकाल में लोकसभा को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ये बात भी याद रखना है। लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखना है कि आपातकाल जब खत्म होता है, क्या होता है, खत्म होता है तो 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर आपको वोटिंग कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? वोटिंग कराना पड़ेगा। ये विशेष बात याद रखना है। जिस तरह से 1976 में आपातकाल लगा था, तो उस समय से 1 साल के लिए 2 बार बढ़ाया गया था, यानी 2 साल के लिए आपातकाल बढ़ाया गया था। तो इस तरह से ये बातें भी है कार्यकाल के विषय में जो आपको विशेष याद रखनी है। बात तो कर ली कि किस तरह से लोकसभा होती है और क्या इसका कार्यकाल होता है। अब उसके बाद में लोकसभा में व्यक्ति जाता कैसे? तो वो व्यक्ति जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, वोटिंग से। वोटिंग से कैसे, वो आपको पता है। जैसे कि आपने जब लोकसभा का चुनाव, जैसे अभी 24 में होने वाला है, तो चुनाव जब होता है तो हम वहाँ पर वोट देते हैं, और वोट देती है गाँव, पूरे देश की जनता, हर गाँव की जनता, हर शहर की जनता, और अपना सांसद चुनती है, और वही सांसद जाके वहाँ पर बैठते हैं। और जब वहाँ पर जब 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 जब वोट जिस भी पार्टी का होता है, वह पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। अब हम जानते हैं कि वोटिंग किस तरह से होती है। इसके जो वोटिंग है, यानी कि जो चुनाव होता है, उसका क्या नियम है, तो चुनाव वाली प्रक्रिया भी हम समझ लेते हैं। चुनाव किस तरह से इसका होता है सांसदों का। तो पहली बात तो इनका चुनाव होता है डायरेक्ट वोटिंग। डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट वोटिंग होती है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। प्रत्यक्ष चुनाव में यह होता है कि डायरेक्ट इनको जनता चुनती है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चुनता। अब देखो, राष्ट्रपति वगैरह के चुनाव जो होते हैं या राज्यसभा के, वो असंक्रमणीय होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो अंदर जो एमएलए वगैरह चुन के जाते हैं, वही राज्यसभा के पदों को चुनते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट होता है, कौन चुनता है? जनता चुनती है। कौन चुनती है? जनता, और इसीलिए इसको जनता का सदन कहा जाता है। तो डायरेक्ट इनको जनता चुनती है, इसलिए जनता का सदन कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा क्या होता है? दूसरा इसमें है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार में क्या है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार ये है कि जो भी 18 वर्ष का है, उससे ऊपर का व्यक्ति है,
18 वर्ष से ऊपर का जो भी व्यक्ति है उसको चुनाव देने का अधिकार है। अपर एज से मतलब नहीं है, लोअर एज है 18 वर्ष है और वो अपने क्षेत्र का सांसद चुनने के लिए अपना वोट दे सकता है और उसका वोट उतना ही अधिकार है, उसका वोट, उसके वोट की उतनी ही वैल्यू है, उतनी ही कीमत है जितने की एक राज्यसभा के व्यक्ति की है, जितने की एक बड़े अधिकारी की है, जितने की एक एमएलए के अधिकारी की है, जितने की एक बड़े कोई भी बड़े एक्टर एक्ट्रेस है उसके वोट की वही कीमत है और उतनी ही कीमत उसकी है जितनी की कोई गरीब व्यक्ति की कीमत है। तो आपको समझना होगा कि वो व्यक्ति की जितने वोट के अधिकार की कीमत है उतनी ही कीमत हर व्यक्ति की यहाँ पर समान कीमत है, कोई मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू उतनी ही है जितने की छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति। इसलिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार है, यानी कि हर व्यक्ति की वोट की कीमत उतनी ही है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में तीसरी चीज होती है फर्स्ट वोटिंग सिस्टम, फर्स्ट पास्ट वोट सिस्टम। फर्स्ट पार्ट वोट सिस्टम में क्या होता है, इसमें यह सिस्टम होता है कि देखिए जो राष्ट्रपति वगैरह के चुनाव होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें एक लिमिटेड क्राइटेरिया है कि आपको 25% वोटिंग लाना ही लाना है या 30% वोटिंग लाना ही लाना है, इससे कम वोट लाने पर आपको पीएम सीएम प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जो संसद यानी कि सांसद के जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें ऐसा नहीं है, उसमें यह है कि जो व्यक्ति अधिक वोट लाएगा, जो व्यक्ति अधिक वोट लाएगा, मान लो 5 लोग हैं, इसमें से किसी ने लाया 100 वोट, किसी ने लाया 101 वोट, किसी ने लाया 90 वोट, किसी ने लाया 120 वोट। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो व्यक्ति ज़्यादा लाएगा, इसने 120 लाया, इसको सांसद बना दो, जो व्यक्ति अधिक लाएगा उसको एकल पास्ट सिस्टम जो है ये फर्स्ट पास्ट वोट, इसमें क्या है कि जो व्यक्ति ज़्यादा वोट लाएगा उसको सांसद बना दिया जाएगा, उसको चुन लिया जाएगा। अब एक बात और याद रखने लायक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, वैसे मैं बता चुका हूँ। सार्वभौम वयस्क मताधिकार में एक चीज़ और आती है कि 61वां संविधान संशोधन नहीं हुआ, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, कब हुआ ये हुआ 1989-88 में। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 से पहले हमारे देश में जो वोट देने का अधिकार था वो था सिर्फ 21 वर्ष से ऊपर वालों को। तो ये भी आपको याद रखना है कि 61वां संविधान संशोधन 1988 में इस एज को 21 से करके 18 कर दिया है। तो इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिला है, क्योंकि हमारे देश में युवा ज़्यादा है, युवा अधिक है, बेरोजगार भी अधिक है, तो इसलिए हमने इस एज को कम कर दिया ताकि इन लोगों को फायदा मिल सके, क्योंकि युवा व्यक्ति ही जागरूक है। पुराने लोग तो अपनी सरकार बनाने में मस्त है, हाँ भैया इसको वोट देना है उसको देना है। जो जागरूक है, पढ़ा लिखा है, जो पॉलिटी पढ़ेगा उसको समझ पड़ेगी कि हमारे वोट का कितना पावर है, कितनी वैल्यू है और क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है गाइस। अब गाइस हम बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन की, बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन की। इससे भी क्वेश्चन अधिकतर आते रहते हैं। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन जो आता है आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की बात की गई। देखिए संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता क्यों लगी? संयुक्त अधिवेशन है क्या? संयुक्त मतलब मिला जुला, यानी कि दो लोगों का अधिवेशन, अधिवेशन यानी सभा। तो संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता इसलिए लगी जब राज्यसभा और लोकसभा हमारे दो सदन है। दो सदन क्यों है? क्योंकि देखिए इससे क्या है, एक तो राज्यों का प्रतिनिधित्व हो जाता है और एक जनता का प्रतिनिधित्व हो जाता है। और इसमें एक चीज़ ये भी हो जाती है कि अगर कोई नियम कानून बनाए तो वो 2 बार टेली हो जाता है, कोई मिस्टेक वगैरह हो तो वो सही रूप से लागू हो सकता है। तो हमारे संविधानविदों ने बहुत सोच समझ कर हर चीज़ बनाई गई है, उसको आपको समझना और पढ़ के समझने की कोशिश करना है कि कुछ चीज़ें फायदेमंद कितनी है और क्या क्या उनमें गहराई है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? जब दोनों सदन असहमत हो, तो 3 कारण से संयुक्त अधिवेशन होते हैं। 3 कारण से कौन कौन से? पहला तो ये होता है कि दूसरा सदन रिजेक्ट कर दे, दूसरा सदन रिजेक्ट कर दे। क्या है वो समझाता हूँ मैं। दूसरा सदन रिजेक्ट कर दे, मान लो कोई बिल पेश हुआ लोकसभा में और राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, या राज्यसभा में पेश हुआ लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया, तो भी हम संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति कर सकता है। उसके बाद में दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि दूसरा सदन जो है, दूसरा सदन असहमत हो, असहमत हो, असहमत हो। असहमत कैसा? मान लो कोई बिल आया और दूसरा सदन असहमत है कि हमको इसमें सहमति नहीं देना, तो भी हम तो भी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन कर सकता है। उसके बाद में तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि जो सेकंड सदन है, दूसरा सदन है जिसके पास बिल गया, वो 6 माह से अधिक तक, 6 माह से अधिक तक उस बिल को पटक रखे, तो भी हम संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति से करवा सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन कर सकता है। तो क्या है, संयुक्त अधिवेशन किसके तहत होता है? तो आर्टिकल 108 के तहत होता है। किस कारण से होता है? ये 3 कारण से होता है। या तो दूसरा सदन रिजेक्ट कर दे उस बिल को, या फिर दूसरा सदन असहमत हो संशोधन करने से उस बिल पे, या फिर दूसरा सदन 6 माह से अधिक तक पटक सके। तो 3 कारण आपको याद रखना है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में इसको आहूत कौन करता है? आहूत कौन करता है? तो आहूत करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति आहूत करता है। राष्ट्रपति आहूत करता है बुलाने के लिए। आहूत मतलब बुलाना, यानी कि वो बोलता है, बुलाता है कि भैया हम दूसरा सदन असहमत है, इस कारण से संयुक्त अधिवेशन करके किसी बिल को पास करना है। अगर बिल जरूरी है तो राष्ट्रपति कर सकता है, करता है। उसके बाद में इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका अध्यक्ष कौन होता है?
अब इसका अध्यक्ष क्या होगा? देखिए दूसरा सदन जब होता है तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि जैसे ये संविधान में संसद है, ये हमारी संसद है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ क्या होता है। तो ये हमारी संसद है, इसमें तीन पार्ट है। इसमें एक मान लो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक क्या है, संयुक्त अधिवेशन के लिए कमरा बनाया हुआ है। जैसे हमारी ये संविधान की जो नई संसद बनी है उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें 3 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, 1 2 और एक ही 3, 1 2 3। तो इसमें 3 जगह पर बैठक होती है अलग अलग, एक लोकसभा का अलग, राज्यसभा का और संयुक्त अधिवेशन का। कि यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा में तो लोकसभापति यानी कि अध्यक्ष करता था, राज्यसभा में उपसभापति या सभापति करता था। अब यहाँ पे कौन करेगा? तो यहाँ पे अधिकार किसको है? जो जनता का सदन है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है हमारा। तो जनता का सदन कौन है? लोकसभा। तो लोकसभा ही इसका अध्यक्ष होगा। कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष ही इसका अध्यक्ष होगा, जो भी वर्तमान में अध्यक्ष है। जैसे अभी कौन है? ओम बिरला जी। ओम बिरला अगर है अभी, तो यही इसका अध्यक्ष होगा जब संयुक्त अधिवेशन होगा। तो आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसका हेड यानी कि अध्यक्ष कौन होगा? तो वो जो उस समय वर्तमान में अध्यक्ष है किसका? लोकसभा का, वही उसका अध्यक्ष होगा। ये किस में लिखा है? ये लिखा है 118 आर्टिकल में। लेकिन मान लो अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, अध्यक्ष गए छुट्टी मनाने, कहीं घूमने फिरने या कहीं कारणवश बीमार हो गए, छुट्टी मना रहे, अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? तो उस समय फिर कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष है उस सदन की, वो करेगा। ये नहीं है तो उपसभापति जो है, उपसभापति किसका? राज्यसभा का, वो उसकी अध्यक्षता करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि अध्यक्ष करता है, उपाध्यक्ष, उपसभापति इसकी अध्यक्षता करता है। तो ये विशेष आपको याद रखना है। अब देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे यहाँ पर किसको अधिक वैल्यू दी गई? लोकसभा को दी गई। अब लोकसभा में क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन। अब संयुक्त अधिवेशन के बाद में लोकसभा को यह भी अधिकार है कि कोई भी विधेयक, धन विधेयक है यानी कि वित्त से संबंधित कोई विधेयक है, तो उसको निर्णय करने का अधिकार भी किसको है? तो लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष को है कि ये धन विधेयक है या नहीं। और इस पर फैसला लास्ट किसका होगा? लोकसभा के अध्यक्ष को होगा। उसके बाद में कोई विधेयक में अगर संशोधन करना है, संविधान की किसी चीज़ में संशोधन करना है, तो इसका जो विधेयक है वो पास कहाँ पे होगा? तो वो भी हमारे लोकसभा में होगा, क्योंकि ये जनता का दल है। तो धन से और संशोधन से संबंधित चीज़ें लोकसभा में पास होती है। अब इसको कैसे याद रखना? देखो जनता पैसे के लिए मरती है, सब व्यक्ति मरता है, तो पैसे के लिए जो मर रहे हैं तो लोग काय के लिए मर रहे हैं? जनता यानी कि धन के से संबंधित लोकसभा, तो लोकसभा। तो ये भी चीज़ याद रखना है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कभी वोटिंग नहीं करता है। क्या नहीं करता है? वोटिंग नहीं करता है, वोटिंग नहीं करता है। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लो कभी सिचुएशन ऐसी बन गई कि 50% तो अपोजिट में और 50% पक्ष में, तो फिर वोटिंग की आवश्यकता होगी। अब ऐसा तो है नहीं हमारे गांव से कोई उठ के जाएगा और वोटिंग कर देगा, भैया ले हम वोटिंग कर दें। अब अपना गांव का क्या, अपना कहीं पता हो कि कहीं वोटिंग चल रही है, कहीं करना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? वोटिंग जब वहाँ पर दोनों सिचुएशन ऐसी बन जाती है, तो उस समय वहाँ पे जो अध्यक्ष होता है, कौन होता है? जो लोकसभा का हेड होता है, कौन होता है? जो अध्यक्ष होता है, वो वोटिंग कर सकता है और उसका वोट होता है निर्णायक वोट। उसका वोट होता है निर्णायक वोट। समझ लो आप कि निर्णायक वोट क्या होगा, यानी कि उसके हाथ में बागडोर है कि बिल पास हो या नहीं हो, लोकसभा की पूरी। और ये किस में कहा गया? ये आर्टिकल 100 में कहा गया। यह आर्टिकल 100 में कहा गया है कि जो लोकसभा का स्पीकर है वो सिर्फ एक समय पे वोटिंग कर सकता है, और वो है जब सिचुएशन बन गई दोनों 50-50, तो उसका जो वोट होगा निर्णायक होगा, और वो जिस तरफ वोट करेगा उस तरफ से कानून पारित होगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि उसकी वोटिंग की पावर क्या है। अब गाइस ये तो मैंने आपको मेन चीज़ें सब बता दी, और लोकसभा का वही काम है सब नियम कानून बनाना, और ये चीज़ें मैं आपको और भी बता चुका हूँ। अब इसके बाद में एक चीज़ आपने सुनी होगी, कोरम। कोरम क्या होता है? कोरम या गणपूर्ति। कोरम या गणपूर्ति क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई भी लोकसभा चल रही है, उसकी कार्रवाई कब होगी? उसकी कार्रवाई अध्यक्ष तभी स्टार्ट करेगा जब 10% वहाँ पर लोग उपस्थित हो, यानी कि सांसद उपस्थित हो। 10% यानी कि लगभग 55, क्योंकि 550 के लगभग हमारे यहाँ पर 543-45 बैठे, तो 55 उसमें जब उपस्थित होंगे तभी हमारे यहाँ पर उसकी कार्रवाई स्टार्ट की जाएगी। अब इसके साथ में एक चीज़ आप यहीं पे याद रख लीजिए, 10% व्यक्ति विपक्ष के पास में भी होना चाहिए। विपक्ष के पास में 10% जब तक वोटिंग नहीं है, यानी कि इतने लोग उसके पार्टी के पास नहीं है, तब तक वो विपक्ष का नेता नहीं बन सकता है। जैसे अभी कांग्रेस के साथ हुआ, कांग्रेस के पास में 52 वोटिंग सांसद थे, और जबकि चाहिए कितने? 55। तो वहां पर राहुल गांधी को हटा दिया गया, भैया जाओ फुर्सत मनाओ, तुम्हारे पास इतने है ही नहीं, तो तुमको विपक्ष का नेता भी नहीं बना सकते। कैबिनेट का मंत्री जो है उसको वही व्यवस्था और सुविधाएं मिलती है जो कि विपक्ष के नेता को भी वही मिलती। और इसके बाद में ये भी याद रखो कि विपक्ष के नेता को हल्का फुल्का आदमी नहीं है। विपक्ष में बैठने वाला नेता को भी हमारे देश में उतनी ही पावर और शक्ति दी गई है
जितनी की जो सरकार है उसके मंत्रिमंडल को शक्ति है। उसको वेतन भत्ते सुख सुविधाएं वही मिलती है जो कि विपक्ष के नेता को मिलनी चाहिए। तो गाइस ये भी आपको याद रखना है, विपक्ष के नेता को हल्का में नहीं लेना है, क्योंकि विपक्ष का नेता जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं है, आपकी गलतियां बताने वाले नहीं है, आपको डराने धमकाने वाले नहीं है, तो आप कैसे क्या करोगे? आप तो आवारा होकर घूमोगे। तो इसीलिए विपक्ष के नेता रखा है ताकि वो पाबंदियां लगा सके, वो आपकी गलतियां निकाल सके, गलतियों पर हाथ पैर पसार सके, रोक सके। तो इसलिए विपक्ष के नेता को इतनी पावर हमारे यहाँ पर दी गई। गणपूर्ति और कोरम की बात कर दी। उसके बाद में इनकी निहरता क्या? निहरता यानी कि हटाने का सिस्टम। अगर कोई सांसद अगर कोई सांसद 60 दिन तक बिना बताए 60 दिन तक बिना बताए अगर नहीं आता है सदन में, तो उसको हटा दिया जाएगा, उसकी जो सदस्यता है वो निरस्त कर दी जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। तो संसद के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है, ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन अधिकतर पूछने को मिलता है कि संसद की क्या योग्यता है, सांसद क्या क्या कार्य है, क्या किस तरह से कार्य होता है, इनका क्या क्या अधिवेशन, इनकी शक्तियाँ प्राप्त है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त है। तो लोकसभा के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लेन की है। अब तो गाइस ये आपको विशेष रूप से याद रखना, निहरता वगैरह के बारे में। तो मैंने आपको यहाँ पे लोकसभा के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है और याद भी कराने की आपको कोशिश की। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है और समझना है कि किस तरह से लोकसभा कार्य है। तो गाइस ये विशेष चीज़ें, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद वगैरह, नाम वगैरह भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। ये चीज़ें काम में आती रहती है और एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये चीज़ें कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारा टारगेट है कि पढ़ो ऐसा जो याद रहे हमेशा। हमारा लक्ष्य यही है कि आपको इस तरह से पढ़ाना है जो हमेशा याद रहे आपको और लंबे समय तक चीज़ें याद रहे। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। नहीं याद हो रही तो एक वीडियो और देखिए, एक बार चीज़ें और देखिए, अपने दोस्तों यारों को, भाइयों बहनों को भी शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सके और फ़ायदा उठा सके। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपको हारना नहीं है। चीज़ें सब समझ में आती, कोई चीज़ें कठिन नहीं है, कोई गलत नहीं है। आपको सिर्फ समझने की कोशिश करना है कि चीज़ें है क्या, इनका बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड से हम पढ़ेंगे, जब बैकग्राउंड से उठ के चलेंगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कि क्या इसकी स्टोरी, क्या कारण है, क्या हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को गहराई से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो ऐसे वीडियो आपको और मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।